चलो ठीक है। तो हमने क्या पढ़ाया था पिछले क्लास में? तो रिकॉर्डिंग देख रही हो तो फिर कैसे समझ में आएगा? चलो ठीक है। मैंने बताया था, एक में बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, और सेकंड में बताया था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है तुम बताओ? सर जिसमें पार्ट डिपेंड नहीं होता, सिर्फ इनिशियल कंडीशन। तुम बताओ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, और सेकंड में हमने लिखाया था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, डिपेंड्स अपॉन पार्ट। कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप इज जीरो या क्लोज पाथ इज जीरो। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बताओ। और बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, नॉट स्ट्रिंग फोर्स। स्ट्रिंग फोर्स नॉट स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का बताओ क्या चीज है? क्लोज पाथ में जीरो नहीं होता है। एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, हमने ये बता दिया था कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। ठीक है, हमने बताया था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे मान लो कि मैंने बताया था कि जैसे एक ब्लॉक है जिसका मास है m और ये हाइट मान लो कि h है। तुम डायरेक्ट उसको ऐसे ला दो या ऐसे ला दो या फिर ऐसे लाओ, सभी केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा बताओ? कितना? mgh हो जाएगा। mgh हो जाएगा। चाहे तुम जैसे इस हाइट से इसको ऐसे डायरेक्ट गिरा दो या ऐसे थ्रो कर दो या ऐसे थ्रो कर दो, सभी केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? mgh। वो जस्ट हमको ये देखना है कि वो मास कितना नीचे आया या कितना ऊपर गया। ठीक है, अगर मान लो कि इस मास को हम ऐसे ले जाते हैं तो माइनस या ऐसे ले गए या ऐसे ले गए, किसी पाथ से ले जाओ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? ये मान लो कि एच है तो कितना हो जाएगा? माइनस mgh। क्यों माइनस? क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। समझ रही हो क्या? नहीं, रेफरेंस पॉइंट हम अर्थ सरफेस को लेते हैं एनसीईआरटी में। ऐसे रेफरेंस पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, वो वर्क एनर्जी हो गया बीएमसी में, तो लास्ट क्लास मिस करी थी तो वहाँ पे बताया गया होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वर्क डन इनिशियल टू फाइनल बाय कंजर्वेटिव फोर्स विथ नेगेटिव साइन इक्वल टू वर्क डन इनिशियल टू फाइनल बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये चीज बताया गया होगा वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जैसे अब उतना तो ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा। जैसे मैं पूछा था कि पोटेंशियल एनर्जी का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं पूछा था कि बताओ कि चंडीगढ़ कितना डिस्टेंस कितना है, पूछा था ना? क्या कितना है तुम बताओ? मैं बोला हूँ कि चंडीगढ़ का डिस्टेंस कितना है। चंडीगढ़ का मैंने ये तो नहीं बोला कि दिल्ली से, ये चीज हमने नहीं बोला। नहीं, हमने बोला, हमने ये नहीं बोला कि चंडीगढ़ का डिस्टेंस बताओ फ्रॉम दिल्ली। हमने बताया कि चंडीगढ़ का डिस्टेंस कितना है। तो पहले पूछोगी
कि कहाँ से चंडीगढ़ का डिस्टेंस कहाँ है। समझ रही हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते जब तक कि हमको किसी रेफरेंस पॉइंट न दिया जाए। जब भी हम बता सकते हैं तो डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम अर्थ सरफेस को जीरो लेवल या ग्राउंड लेवल लेते हैं, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में अगर जैसे इस ये फार्मूला देख रही हो, ये फार्मूला, तो ये फार्मूला मैं ग्रेविटेशन में मैं पढ़ाऊंगा इसको डिटेल से, लेकिन यह इसी से निकाला जाता है। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ सरफेस है एम, और इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे ले गए। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, और ये हाइट मान लो कि एच है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इनिशियल टू फाइनल। तो कितना हो जाएगा वर्क डन, तो यहाँ पे पहले माइनस लगा हुआ है और माइनस mgh कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा mgh। तो हमको तो पोटेंशियल यू फाइनल पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, अर्थ सरफेस है तो यहाँ पे हम यू कितना लेते हैं, जीरो। तो यू आई कितना हो जाएगा, जीरो। तो यू फाइनल यानी कि यू एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh। इसी तरह से इसी फॉर्मूला से निकाल के लिखा जाता है। लेकिन ये सब करने की माइनस पहले से है और माइनस mgh प्लस mgh हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला को अभी जानने की कोई ज़रूरी नहीं है। हमने सिंपल बताया था कि अर्थ सरफेस से अगर एबोव हो तो क्या लिखेंगे, प्लस mgh, और बिलो हो तो माइनस mgh, और अर्थ सरफेस पे हो तो जीरो। बस इतना ही याद रखना है, इस फॉर्मूला से निकाला जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि अर्थ सरफेस है, ये तुम्हारा मान लो कि अर्थ सरफेस है और एच हाइट बिलो हम ला देते हैं, ये हाइट क्या है, एच। तो इस केस में अब जब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बिलो द अर्थ सरफेस हमने क्या बताया था, माइनस mgh। अच्छा तो बताओ, ये इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल हो गया। मास को हम ऐसे ला रहे हैं नीचे की ओर, तो इसमें वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे नीचे आ रहा है, समझ रही हो ना, तो पॉजिटिव होगा। इस फॉर्मूला को लगा दो, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विथ निगेटिव साइन mgh। तो यहाँ पे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस mgh हो जाएगा। फिर से हमको हमारा तो डिफरेंस आ गया, तो इस केस में हमको रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, जैसे अर्थ सरफेस को, तो अर्थ सरफेस को दैट मीन्स यू आई इक्वल टू जीरो, तो यू फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस mgh। तो इस फॉर्मूला से ऐसा ही आता है। तो तुमको ये सब चीज़ याद नहीं करना है, हमने जो बताया था सिंपल वही याद रखना है कि अर्थ सरफेस पे हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। अगर अर्थ के एच एबोव एच हाइट पे हो तो प्लस mgh, अगर एच हाइट बिलो हो तो माइनस mgh। बस यही याद रखना है, ठीक है। इस फेर में मत पढ़ो। जानती हो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे चेंज होता है, IIT के पेपर में, एडवांस के पेपर में, इवन जेई में भी कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं चेंज होता है, वहाँ भी अर्थ सरफेस को ही लिखा रहता है कि अर्थ सरफेस को जीरो लो। एडवांस के पेपर में बोल देगा कि फलाने जगह को जैसे कोई पॉइंट दे देगा कि वहाँ रेफरेंस पॉइंट हमने जीरो ले लिया, तो फिर से तुम फार्मूला ड्राइव करके निकालते रहो तब वो आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तुम लोग याद ही रखो, इसमें कोई चेंज। अच्छा चलो तुम ठीक है, चप्पल में बात करो, बाद में हम बताएंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स समझ गए, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी स्प्रिंग फोर्स बताया था, तो स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जल्दी बताओ बताओ। तुम लोग रिवाइज करके नहीं आए हो, हाँ बताओ। वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, हाँ क्या, तो यानी कि जस्ट, तो तुम लोग घर से पढ़ के तो आते नहीं होता क्या, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन बताओ, वर्क डन कितना में लिखाया था, स्प्रिंग फोर्स हमने लिखाया था
एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। सही तो बोल रहा हूँ, हाफ के एक्स स्क्वायर वो तो पोटेंशियल एनर्जी का है। जो भी है, चलो तो तुम लोग क्या क्या kx ही तो होता है। स्प्रिंग फोर्स होता है, मैं वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स पूछ रहा हूँ। तो तुम लोग बस यहाँ से कॉपी यहाँ से पढ़ लिए, उसके बाद में गए क्या। देखो मैं बताता हूँ, फिर से एक बता दे रहा हूँ एक बार। पहले सबसे पहले क्या होता है बताओ। इंटीग्रेशन बाय kx dx। तो फाइनल फॉर्मूला kx 1 से 2। 1 से 2, ठीक है। तो माइनस हाफ फाइनल फार्मूला बताओ हमको, फाइनल फार्मूला बताओ। उससे क्या पूछा? सुनो तो तुम तो देख के नहीं आई हो। kx square by 2। कि एक्स स्क्वायर बाई 2 बिल्कुल गलत। देखो यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं ना। मैंने कल कितना समझाया था। कल आए हैं, कल क्या तुम नहीं आए थे पिछले पिछले क्लास में। लास्ट क्लास में। वन जो सिचुएशन 1 है वो क्या है, नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ का मीनिंग क्या होता है, नहीं इलोंगेशन, ठीक है। ठीक है, तो जब 1 से हम 2 करेंगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। वो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की साइड में। अच्छा बताओ, जब 1 से 2 में जाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में लगेगा। हाँ 1 से 2 पे क्या, लेफ्ट साइड। जो अच्छा इस ब्लॉक को यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे तो स्प्रिंग ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। ये मैं नहीं लिखाया था, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स 1 to 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, सर ठीक। मैंने क्या बोला था, इसके अलावा मैंने क्या बोला था। माइनस तुम प्लस माइनस, पहले सबसे पहले हमने पूछा कि वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, तो तुमको ये पूछना चाहिए कि सर वो सिचुएशन क्या है, नेचुरल से इलोंगेट हो रहा है, इलोंगेटेड से नेचुरल हो रहा है, या नेचुरल से कंप्रेस्ड हो रहा है, या कंप्रेस्ड से नेचुरल हो रहा है। पहले तब ना हम वर्क डन बताएंगे, ठीक है। अभी क्या है 1 to 2 क्या है, नेचुरल से इलोंगेटेड, ठीक है। अच्छा 2 से 1 पे क्या होगा वर्क डन, जल्दी बता दो। प्लस हाफ के एक्स 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 में बताओ नॉर्मल का है 0। स्प्रिंग फोर्स बताओ क्या होगा। स्प्रिंग फोर्स जैसे ये ब्लॉक अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना होगा बताओ, पॉजिटिव होगा। तो इस केस में क्या लिखेंगे, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। जीरो नहीं होना चाहिए, हो जाएगा वर्क डन मैं पूछ रहा हूँ, वर्क डन जैसे 1 फिगर से 2 फिगर तक जाएगा तो डेफिनेटली ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है टुवर्ड्स राइट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो 180। तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव होगा। अच्छा देखो अब 2 से 3 पे आ रहा है तो फोर्स ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में लगेगा, और आपकी डिस्प्लेसमेंट किस साइड में हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो वर्क डन कितना होगा, तो हाफ के एक्स पर हमने कौन सा गलत लिखा। अच्छा अब वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स 3 to 4, ये सब मैं कल कराया था कि नहीं कल कराया था। हाफ के एक्स अच्छा 3 से 4 में बताओ, प्लस हाफ के प्लस हाफ
अच्छा ठीक है, प्लस माइनस। तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो, पढ़ के तो आए नहीं हो, रिवाइज किए हो तुम, सही बताओ। गलत बता दो इसमें। अच्छा ये बताओ कि जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट साइड। अरे स्प्रिंग फोर्स राइट। और डिस्प्लेस किधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब वर्क डन सी प्लस है। 4 to 5 स्प्रिंग फोर्स। बताओ इसमें क्या होगा, 4 से 5 जाएगा तो, प्लस है। अच्छा 4 से 5 जाएगा। ये बताओ कि इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, कंप्रेस्ड है इस साइड लगाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये राउंड ट्रिप हो गया, 1 से चला, देखो 1 से चला 2 पे गया, फिर 1 पे 3 पे आया, फिर 4 पे आके 5, एक क्लोज लूप हो गया। तो सब वर्क डन को ऐड करो तो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हो गया कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सब मैंने कल बताया था। तो मैं पूछूं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो क्या बताओगे, सबसे पहले पूछोगे कि सिचुएशन क्या है, कंप्रेस्ड से नेचुरल में आ रहा है, नेचुरल से कंप्रेस्ड में जा रहा है, या इलोंगेटेड जा रहा है, पहले ये बताएंगे तब तो वर्क डन हम बताएंगे इसमें, ठीक है। ऐसे नहीं वर्क डन। और स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, तो स्प्रिंग फोर्स एफ एस इक्वल टू, मैं बताया था माइनस के एक्स। माइनस क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे ब्लॉक को हमने डिस्प्लेस किया इधर, तो इस पर फोर्स लगा, इसलिए यहाँ पे हम निगेटिव साइन देते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है। और बाय डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नोट करना चाहोगे, देखो कितना क्या है वो, तबीयत ठीक हो गया तुम्हारा, अच्छा चलो रिकॉर्डिंग देख के आए हो, स्प्रिंग फोर्स सब देख लियो, थोड़ी सी क्यों देखे थे, पूरा देख के आना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें बताया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, बताया था उसमें, याद तो याद नहीं आ रहा है, चलो एक बार नोट कर लो जल्दी। क्या, अच्छा पेपर हुआ था, तुम बताओ कितना करके आई हो, कितना आया बताओ, 60 है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में 35, मैथ्स में तो कुछ नहीं। नहीं यार तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है, नहीं, ऐसे ही नंबर आने हैं, मुझे पता है। देखो इससे बीएमसी के पूछने का पैटर्न है ना, बीएमसी में अगर तुम 60 ला रही हो ना फिजिक्स में, जब तुम जेई का पेपर दोगी तो 120 आएगा। लेकिन मेरी परसेंटाइल 50 है, मतलब आधे बच्चे मुझसे ज्यादा है, कैसे। अच्छा चलो चलो पहले बाद में बात करेंगे, चलो ये करो पहले नोट करो, कर लिए। अच्छा तो हमने पोटेंशियल का जो फॉर्मूला लिखाया था यू फाइनल मैंने सी बीएमसी में जरूर कराया गया होगा, ठीक है। हम तो ग्रेविटेशन में कराएंगे, इसलिए उसके अकॉर्डिंग मैं पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूँ, ठीक है। सुन लो तुम भी, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, हाफ प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। प्लस क्या होगा, माइनस कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, प्लस कॉस 0 हो जाएगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस। जैसे 1 से 2 पे गए तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बताओ, जैसे यहाँ से ये नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ का मीनिंग क्या होगा, मतलब अपने इनिशियल में उसमें कंप्रेस नहीं हो रहा, नहीं इलोंगेशन कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है। तो यहाँ से हम यहाँ पे ले जाएंगे ब्लॉक को, तो ब्लॉक पे स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा,
ब्लॉक पे स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? ये स्प्रिंग ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? पुल करेगा या पुश करेगा? स्प्रिंग रॉड को इस तरफ सब पुल करेगा ना वो। पुल करेगा। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बताओ? लेफ्ट राइट? आप डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? राइट में दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 तो वर्क डन क्या होगा? माइनस तो यही लिखा हूँ 1 to 2 में क्या हो गया? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा 2 से 3 में देखो, 2 ये 2 है ये 3 है, स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? जैसे इससे ये सिचुएशन हुआ, अब इस सिचुएशन से ये हो रहा है, यानी कि इलोंगेटेड से नेचुरल लेंथ में आ रहा है। तब फोर्स का डायरेक्शन बताओ, स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब 3 से 4 में बताओ, कंप्रेस हो रहा है? देखो वो नॉर्मल 1 में जो है नेचुरल लेंथ में, तो बताओ फोर्स स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? स्प्रिंग ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग तुम्हारे हाथ पे किसने इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? तो यहाँ पे 3 to 4 नेगेटिव है। अब फिर यहाँ से यहाँ गया तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इधर लगेगा। कंप्रेस्ड से ओरिजिनल लेंथ पे गया, ओरिजिनल लेंथ पे गया, तो फोर्स कैसे लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। हाँ तुम सोचो, लगेगा ना। और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन कितना होगा? पॉजिटिव यही है। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। अच्छा तुम निकाल के बताओ कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा? अभी मैं लिखाया था यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताओ, या मैं करके बताऊं? चलो ये नोट कर लिए। तुमको जस्ट वर्क पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग याद रखना है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और वो कैसे है? जैसे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाई इनिशियल टू फाइनल बाई कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज स्प्रिंग फोर्स और निगेटिव साइन। जैसे बताओ किसको इनिशियल है किसको फाइनल है बताओ? जैसे 1 से 2 पे चलते हैं, 1 से 2 पे चलते हैं, तो u2 माइनस u1 इक्वल टू वर्क डन निगेटिव साइन। बताओ इस केस में वर्क डन कितना आ रहा था बताओ? 1 to 2, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो u2 माइनस u1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। और इसमें भी हम रेफरेंस, यहाँ भी हमारा डिफरेंस आ गया, यहाँ भी हमारा डिफरेंस आया। तो इसमें जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होता है तो उस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं? 0। तो यू आई इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 लेंगे, इसलिए u2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो तुमको बस याद रख लेना है, सब जरूरी नहीं है, तुमको ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। और के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। और एक्स क्या है बताओ? इलोंगेशन या कंप्रेशन। एक्स क्या है? इलोंगेशन और कंप्रेशन। ठीक है, बस यही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बता दिया। अब नॉन कंजर्वेटिव लिखाया था कि कल नहीं लिखाया था? क्या लिखवाया था? हाँ स्प्रिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे वर्क डन बाई पाथ पे डिपेंड करता है और क्लोज पाथ में नहीं होता जैसे। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी। क्या
ये नहीं करना है तुमको, जस्ट कल फॉर्मूला लिखाया ना वही याद रखना है। तुम कोई भी पेपर दोगे उसमें नहीं चेंज किया जाएगा एक्सेप्ट IIT, ठीक है। उसमें लिख देगा कि x1 पे इलोंगेटेड है तो वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट 0 ले लो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर से ड्राइव करना पड़ेगा इसी इक्वेशन से, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और उस टाइप का भी पेपर होने नहीं जा रहा है, इसलिए तुम यही मान लो कि हाफ के x², ठीक है। अच्छा, जैसे अब हम करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो डिफिनेशन तो हमने लिखा ही दिया था, स्प्रिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। जैसे मान लो ये ब्लॉक है जिसका मास सेम है, इस पर हमने F लगाया, ये इनिशियल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन में ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है, फाइनल सिचुएशन में यहाँ पे आ जाता है, और ये डिस्टेंस हो जाता है D। कौन कौन सा फोर्स लगेगा इसमें बताओ? ऊपर और नीचे हम्म, फ्रिक्शनल है एकदम है, बिल्कुल फ्रिक्शनल फोर्स है। है, लेफ्ट में फ्रिक्शनल म्यू के, हाँ लेफ्ट में फ्रिक्शनल और राइट में F लग रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 1 to 2 जैसे जाएंगे, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स F के 1 to 2 कितना होगा जल्दी बताओ तो? 1 to 2। फ्रिक्शनल फोर्स किस कैसे लगेगा? इनिशियल टू फाइनल में फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। तो माइनस कितना लिखेंगे? F के, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? D हो रहा है, यही लिखेंगे। और F के कितना होता है? म्यू के टाइम्स n, तो माइनस म्यू के टाइम्स n इंटू डी लिख देंगे। और इस केस में n इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg। तो माइनस लिखेंगे, माइनस म्यू के mg इंटू डी। बता दो यस और नो, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये 1 to 2, इसको 1 2 क्या बोले? तो n इस केस में n इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ, n इक्वल टू mg, ठीक है। ये 1 to 2 लिख लिया, ठीक है। अब वर्क डन 2 to 1 कर देते हैं भाई F के। अब फिर से इसको यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, अब फिगर कैसे 1 से, जैसे मान लो कि अब इसको हमने क्या किया, तुम लोग अलग फिगर बना लोगे, ठीक है। अब तो स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसी पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम ऐसे मिटा देते हैं, ऐसे हटा देते हैं, और इस पे हम फोर्स लगा देते हैं ऐसे F। हाँ दूसरी फिगर है, इसके बाद में बनाना है, ठीक है। अब मैंने इसी में चेंज किया, 2 से 1 जा रहा है, क्या? 2 से 1 जा रहा है ना। हाँ 2 से हम 1 ला रहे हैं, 2 से अब फोर्स हमने ऐसे लगा दिया, 1 पे लग रहा है, तो अब इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? क्या? राइट में। और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? लेफ्ट में। तो इसमें भी वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस म्यू के mg इंटू डी। तो बताओ, एक राउंड ट्रिप में 1 से 2 गया, 2 से 1 आ गया, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं, -2 म्यू के mg वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? -2 म्यू के mg इंटू डी हो जाएगा। इसमें तो 0 नहीं होगा, हो रहा है 0? नहीं 0 हो रहा है, इसलिए हमने क्या बताया था? वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप 0 नहीं होता है, और ये एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स का, ठीक है। अब है कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बताओ क्या है कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी? क्या? तो अब तो समझ में आ गया कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। बस लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसका एक प्रूफ दिया हुआ एनसीईआरटी में, वो करा दूंगा, उसके बाद में एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो लिखो, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी
हाँ तुम बनाओ। कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सर मॉड्यूल में क्वेश्चन था कि लिफ्ट थी, हम्म लिफ्ट के नीचे स्प्रिंग था हम्म और वो बार बार ऊपर नीचे करती थी। हम्म वो क्वेश्चन मुझसे 1 महीना हो गया, अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा। वो मेरे को बता देते हैं। एसएचएम हो रहा है, हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, हाँ एसएचएम हो रहा है। हाँ हाँ, हाँ वो नहीं हो रहा था मुझसे। तो और वो आईआईटी एडवांस में आया था पहले। तो आईटी एडवांस में आया था, तो एसएचएम क्या होता है, कुछ बता सकती हो एसएचएम क्या कुछ होता भी नहीं, मतलब मेरे को समझ नहीं आया है? तो वो। एसएचएम नहीं समझ में आया तो बनेगा कैसे, वो बनेगा कैसे? बताना दोबारा क्या हुआ था। वो आईआईटी में एडवांस में उसी टाइप से क्वेश्चन आता है। अब लिफ्ट पे से जैसे मान लो कि ये मान लो कि स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, यहाँ पे कोई बब मान लो कि मास अटैच कर दे, इसको मान लो कि स्लाइड ऊपर करके या स्लाइड नीचे करके छोड़ देते, ऊपर नीचे करेगा करेगा तो उसका भी टाइम पीरियड होगा। अगर हम डैम्पिंग कंसीडर नहीं करें, डैम्पिंग क्या होता है बताओ, डैम्पिंग क्या होता है? क्या होता है? क्या? क्या होता है? तो ये सब चीज़ मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा, अभी अभी सब चीज़ मत देखो। चलो हो गया, चलो लिखो कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं कौन सा डिफिनीशन लिखा दूं, एनसीईआरटी का लिखा दूं या एच सी वर्मा? हाँ तो एनसीईआरटी से लिखाऊंगा। देखो एच सी वर्मा में लिखा हुआ है, एच सी वर्मा में क्या लिखा हुआ है, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज एब्सेंट, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एच सी वर्मा लिखा हुआ है, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज एब्सेंट and work done by external force is zero or only conservative force is present, then sum of kinetic energy and potential energy of the system is constant। अच्छा इस डिफरेंशिएशन का क्या है क्या? डिफरेंशिएशन का क्या है फ्री है? हाँ हाँ वो प्रूफ भी है, स्कूल में कराया गया प्रूफ इसका? यस। अच्छा चलो मैं कराता हूँ। लिख लीजिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लिखो लिखो it states that सेम वही कंसेप्ट इसमें भी लिखा हुआ है। हमने क्या बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट होना चाहिए, यानी कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखे, इट स्टेट्स दैट if only conservative forces are doing work, if only conservative forces are doing work on a body, only conservative forces are doing work on a body, then its total mechanical energy, then its total mechanical energy, ब्रैकेट में लिखना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, यही होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ब्रैकेट बंद करो, रिमेन्स कांस्टेंट। और करके लिख लो, वो भी डिफिनेशन लिख लो जो तुमको याद रहे। और एक और लिख लो, लिखो इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज absent, एच सी वर्मा के बुक में दिया हुआ है भी ठीक ही है, फ्रिक्शनल फोर्स ही तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव, इसमें भी हमने बोला कि ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग वर्क, क्या लिखे, इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज absent, comma the sum of kinetic energy, the sum of kinetic energy and potential energy
द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ब्रैकेट में लिखना टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या, ब्रैकेट बंद करो, रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो डिफिनेशन तुमको इजी लगे वो लिख देना, ठीक है। तो इसको प्रूफ करके भी मैं बताऊं, या मान लोगे इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या क्या, प्रूफ तो नहीं आएगा क्या, प्रूफ तो नहीं आएगा। तो इसमें ये चीज़ है कि टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ऐसे। अच्छा, एक क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में, वो पूछा जाता है, वो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो कि अर्थ सरफेस है, एक बॉल को जिसका मास m है उसको हम छोड़ते हैं, कितना हाइट से, h हाइट से। तो ये मान लो कि पोजीशन 1 है, सम टाइम के बाद में पोजीशन 2 पे आ जाता है, तो यहाँ पे u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो कि इसका वेलोसिटी v2 है और सम टाइम पे पोजीशन 3 पे आ जाता है, और उस समय इसका वेलोसिटी मान लो कि v3 हो जाता है। तो हमको ये प्रूव करके बताना है कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ऐसे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3। सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो गया ना। देखो ये प्रूव करके बता देना है। और कैसे, जैसे मान लो कि अभी इसको h हाइट पे हमने रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि 100 जूल है, तो जैसे छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा। जब ये ग्राउंड को हीट करेगा, हीट करने से जस्ट पहले इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 100 जूल। अगर मान लो कि यहाँ से चला, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 100, यहाँ पे मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी 70 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 30 जूल होगा। यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 100 ही होगा। ये हमको प्रूव करके बता देना, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, तब देखो E1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, चलो इसको नोट मिटा दूं, E1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कितना, 0, क्योंकि हमने तो रिलीज किया, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, हाफ में भी इस पर, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे U 0 है तो 0 हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस से कितना हाइट पे है, जैसे यहाँ पे हमने 1 से क्या किया, बॉल को रिलीज किया, ड्रॉप किया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि U 0 है। तो ये होगा हमारा आ गया E1 इक्वल टू आ गया mgh, ठीक है। अच्छा, अब हमको निकालना है E2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2, तो इसमें लिख सकते हैं हम हाफ mv2 स्क्वायर प्लस, इस हाइट को कुछ समथिंग हम ले लेते हैं, जैसे इस हाइट को हमने ले लिया h1, ठीक है। तो बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ तो, ग्राउंड से हाइट देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस h1। बताओ इसमें अगर कोई डाउट्स है तो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेते हैं, 0, तो ये हाइट अर्थ सरफेस से कितना हाइट पे है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, h माइनस h1, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अब तुम तो कल आए हो नहीं, अब देख के भी नहीं आए हो। हमने बताया था
कि अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अर्थ सरफेस पे एबोव पोटेंशियल एनर्जी mgh। हम रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं? अर्थ सरफेस से। कहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे? अर्थ सरफेस से, कि कितना हाइट एबोव है। देखना है, पिछले हमने h1 h2 इस टाइप से बहुत सारा बनाया हुआ है फिगर की। अगर बिलो हम लेते हैं तो -mgh, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम v निकालते हैं। तो ये भी जानते हो कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs होता है ना, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं हम v2 स्क्वायर, u तो जीरो है, 2g और ये कितना हो जाएगा? h1 हो जाएगा। बता दो यस और नो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने पुट करना है उसमें, तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ m, v2 के स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे? 2gh1, और इसको ब्रैकेट को खोल दो तो कितना हो जाएगा? mgh माइनस mgh1, ठीक है। अब इस 2 से इस 2 को कट कर दो तो कितना हो जाएगा? mgh1 प्लस mgh माइनस mgh1, तो इससे इसको कट कर दो तो E2 इक्वल टू कितना आ गया? mgh। समझो कि मैंने कैसे किया? हाँ तो चलो नोट करो। चलो डेरिवेशन तो करवा रही हूँ। डेरिवेशन नहीं है, ये सिंपल प्रूफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये स्कूल में पूछा जा सकता है। क्या? अच्छा, समझ रहे हो कि कैसे किया कि नहीं समझ रहे हो? ये 1 पे हमने निकाला, काइनेटिक एनर्जी 1 पे 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 1 पॉइंट ए है, 2 पॉइंट ए है, 3 पॉइंट ए है। पोटेंशियल ज़्यादा होगी, 0 होगी, इतना हो गया। 2 पॉइंट पे क्या होगा? काइनेटिक भी होगा, पोटेंशियल भी होगा। ये कैसे पता है सेम है? हमने लिख दिया हाफ m v2 स्क्वायर, और अर्थ सरफेस से कितना हाइट पे है? mgh माइनस h1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाल दिया 2 पॉइंट पे, वेलोसिटी निकाल के इसमें पुट कर दिया तो इतना आ गया, और सबको सोल्व कर दिया तो mgh आ गया। चलो जल्दी नोट करो। तो मिड टर्म का पेपर देना है ना तुमको स्कूल का, तो ये सब आएगा उसमें। अभी तो बोल रहा आपने दिया है क्या नहीं आएगा? ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं आएगा, जो वो अलग प्रूफ है, ये तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रूफ मैं अभी करके बताता हूँ। हो जाएगा। रोटेशनल तो बहुत बड़ा चैप्टर है। नहीं, सिर्फ मास नहीं, मेरा आ रहा है ना रोटेशन। पूरा रोटेशनल आ रहा है। मेरा सिर्फ मेरा आधा आ रहा है, कोई मास तक पता नहीं कहाँ तक आ रहा है। सेंटर ऑफ 5 तक। हाँ, सेंटर ऑफ। अच्छा, उतना तो करा दूंगा। इसका प्रूफ अभी मैं बताऊंगा। तो ये प्रूफ वो नहीं है, प्रूफ आता है कि ऐसे आता है कि E1 प्लस U1 इक्वल टू E2 प्लस U2, ये प्रूफ आता है। ये सब प्रूफ करके बताना है, ये तो सिंपल एग्जांपल में बताया हूँ। तो सेंटर ऑफ मास तक करा दो। अच्छा चलो पहले ये नोट करो, नोट कर लिए पूरा। अभी E3 पे निकालना है मुझे, ये तो नोट करिए लिए हुए सब। नहीं, चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ तुम, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ एज ए फंक्शन ऑफ हाइट ड्रॉ करके बताओ। तुम भी करो, तुम भी कर ली हो ना, इतना नोट कर ली हो ना। हम बताओ, जैसे जैसे छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? और काइनेटिक एनर्जी, तो उसी का ग्राफ बना दो। क्या? दोनों को, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को y पे लो, x पे डिस्टेंस को लो। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, अच्छा बनाओ कोई भी। कांस्टेंट रहेगा ना, क्या डायरेक्ट प्लस पोटेंशियल। हाँ तो ठीक है,
नाउ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी तीनों ग्राफ एक ही पे बनाना है। इतना हो गया, इतना इतना तो करिए लिए हो। अब देखो मैं लिखता हूँ E3 इजकल टू काइनेटिक एनर्जी 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv3 का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि अर्थ सरफेस है। यहाँ पे मोबाइल पे मत देखो। E3 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि हम निकालते हैं कि V3 कितना होगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। तो यू तो 0 है, ये V3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2G, और हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट कितना है, h है। अब V3 स्क्वायर इसमें पुट कर दो, तो E3 इजकल टू हाफ mv3 के स्क्वायर पे 2G h लिख दो, इससे इसको कट कर दो, तो E3 इजकल टू कितना हो जाएगा mgh। यानी कि तीनों पॉइंट पे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का वर्सेस डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी वर्सेस हाइट h। तुम लोग करोगे या मैं करूं, दिखाओ तुम कैसे कियो, दिखाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा ना, हम्म, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। अब दिखाओ जितना जैसे। सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है। अच्छा चलो मैं बनाता हूँ, हो गया, मैं बनाता हूँ, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मैं बनाता हूँ, तुम दिखाओ तुम कहाँ बनाई हो। अच्छा चलो मैं करता हूँ। अच्छा देखो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, ये है तुम्हारा हाइट, h, ठीक है। तो हमने h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे इतना है, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी का कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारा 0। इस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं और टोटल एनर्जी को E से डिनोट करते हैं, ये तीनों है इस पे, ठीक है। तो एक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ऐसे ऐसे डिक्रीज करते 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 इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते 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 कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे हो जाएगा, और टोटल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसे ऐसे हो गया। डिस्टेंस बढ़ थोड़ी रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है। मतलब डिस्टेंस को हाइट, हाइट नॉट डिस्टेंस। हाइट भी कम हो रही है, हाँ कम हो रही है ना हाइट। हाँ, तो हाइट कम हो रही है, देखो इसमें, अरे गलत हो गया, एक मिनट, चलो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा ना। नहीं नहीं, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चलो इसको मत नोट करो, और सम ऑफ टोटल एनर्जी कितना है, इतना हो रहा है। नहीं समझे कि क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, 0। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, लिनियरली इंक्रीज करेगा, और टोटल दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही है देखो एनसीईआरटी में, सम कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन हाइट कम भी
बढ़ रही है हम्म हाइट मतलब ग्राफ डिपिक्ट कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ रही है जब हाइट भी बढ़ रही है, लेकिन हाइट के कम होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा, एक मिनट मैं बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी गलत है सर, क्यों हो रहा है लेकिन ऐसे? सुनो, ये जो गिवन है, आएगा पेपर क्या पेपर में, आएगा पेपर में आएगा। एकदम पेपर में आएगा। चलो इसको भी बना लो, एक चीज़ इसमें चेंज करना है, बनाओ, मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। ये बना लेना मुझे, ये वाला तो बना ले। देखो ये वाला गिवन है, ये गिवन है जब ऊपर की ओर जा रहा है उस केस में, ये ऊपर की ओर जा रहा है। अच्छा, ये सर गलत है। क्या काइनेटिक तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिनिमम होनी चाहिए, तो उल्टा होना चाहिए। ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। कम होगी ना सर, बढ़ तो के सुनो सुनो, ये ऊपर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे से। इसको हम बोलेंगे काइनेटिक और इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। ये ऊपर के लिए, नीचे के लिए मैं बना रहा हूँ, अभी नीचे के लिए बना रहा हूँ। समझे हो क्या है, ब्लॉक को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो ऊपर में काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है उसके लिए। अच्छा, इसके लिए क्या हो जाएगा, जो हमने सिचुएशन दिया था उसके लिए, ये मान लो कि हाइट है h और इधर से है, तो इधर से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उस पे ड्रॉ करके बताओ। एक ये इसके लिए है m, ये हाइट h पे गया और फिर यहाँ से ये नीचे आया, उसके लिए। कौन सा रहा होना? अब जो हमने बनाया था उसके लिए उस पे ड्रॉ करो। ये इसको नहीं बना, हम्म इसको बना, हम्म इसको नहीं बना। अब देखो इसका, ये तुम्हारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट पे है उतना है, और जैसे जैसे हाइट कम हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और काइनेटिक एनर्जी का तुम लोग करके बताओ। चलो भी होगा, तो वही होगा वो हम्म क्रॉस वाला ही होगा वो जो इसमें होगा। हाँ चलो करो, बताओ। बताओ कैसे होगा। नीचे से शुरू होगा। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो जैसे जैसे हाइट कम होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज होते होते यहाँ पे जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जल्दी बताओ, जीरो। और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। छापरी वेट कर रहे हैं वहाँ पर क्या हो। दोनों पे इक्वल हो जाएगा, दोनों पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन भी आता है, वो सब ग्रेविटेशन में है कि कितना हाइट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 1/3 होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 1/5 हो जाएगा। क्या क्या स्कूल में तो ऐसे ग्राफ्स आते नहीं हैं। नहीं, इसमें दिया हुआ है तो करा दिया बस। जो मैं अब ये एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो अभी मैं जो कराया वो दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, इस एसएल में गिवन था इसलिए मैं करा दिया। देखो यही मैं कराया हूँ, ये है एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के पेज नंबर 78 पे, यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व इफ फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव, यही यही कराया हूँ मैं। और यहाँ पे देख लो, यही प्रूव करके बताया हुआ है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे ई एच देख रही हो ना, ये प्रूव करके बताया हुआ है, यही मैं बताया हूँ। चलो तो इसमें थ्योरी सभी हमने पढ़ा दिया। देखो इसमें क्या क्या चीज़ है, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। एक है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया था, क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ।
हाँ बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। अब देखो पीछे कॉपी खोलने लगी। मैंने निकाल दी वो टॉपिक। इसका मतलब देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम यहीं पे पढ़ के यहीं पे पढ़ोगी कभी समझ में नहीं आएगा, घर पे भी जाकर थोड़ा पढ़ा करो, ठीक है। घर से पढ़ के आया करो जो कराया गया है, ठीक है। बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तुम बताओ, हिंट दे दो। तुम बताओ। कंजर्व या एनर्जी। मैंने लिखाया था वर्क डन बाई रिजल्टेंट फोर्स या सम ऑफ इन वर्क डन बाई इंडिविजुअल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा। वर्क डन बाई तो क्यों नहीं तुम देखे, एब्सेंट थे तो क्यों नहीं देखे। तो फिर देख के आओगे, ठीक है। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर से बताओ। The change in kinetic. वर्क डन बाई रिजल्टेंट फोर्स और सम ऑफ वर्क डन बाई इंडिविजुअल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये करा दिया था। उसके बाद में वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद में स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फोर्स। उसके बाद में है पावर, पावर कराया था। ये स्प्रिंग फोर्स हम कल करा लिया। हाँ स्प्रिंग फोर्स कल कराया था, पावर नहीं कराया था। चलो लास्ट टॉपिक है, मैं पावर कराता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। पावर है, उसके बाद में मैं बताता हूँ, उसके बाद में पावर के बाद में कोलिजन है। कोलिजन हमने करा दिया। हाँ तो लिखो पावर, पावर तो सिंपल है। पावर उसको पी से डिनोट करते हैं, लिखो इट इज डिफाइंड एज the rate at which work is done ये तो तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि पावर का डिफिनेशन लिखाओ। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। या पावर इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी। तो ये भी याद रखना है, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। और ये होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन में डी टी। और वर्क डन कितना होता है एफ डॉट डी एस, ये तो याद ही होगा। तो इस केस में हम एफ लिख सकते हैं और डी एस अपॉन में डी टी लिख सकते हैं। और डी एस अपॉन में डी टी क्या होता है, भी होता है, तो ये हो जाएगा एफ डॉट भी। तो पावर का एक और फॉर्मूला लिख दोगे एफ डॉट भी, ठीक है। और पावर क्या है, वेक्टर है या स्केलर है, बताओ। स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है। एफ क्या है, फोर्स, और भी क्या है, वेलोसिटी। तो इसमें लिख लेना है एफ क्या है तुम्हारा फोर्स, और भी क्या है वेलोसिटी। और दो ही फॉर्मूला याद रखना है, एक ये और एक ये। अब ये सब कैसे किया वो देखिए लिए, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। पावर का एक ही क्वेश्चन है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। एक पावर का क्वेश्चन है, इसमें बस हमको करना है वर्क डन और टाइम कितना लगा अपॉन में टाइम, या फोर्स इंटू वेलोसिटी। एफ डॉट है तो ऐसे हॉस्पिटल है। एकदम cos थीटा लगेगा। तो वेक्टर फॉर्म में जब मैं लिखा हूं तो इनटू थोड़ी होगा। पावर इज इक्वल टू एफ भी cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी।
तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया। आज नीचे क्लास है नहीं? नहीं, तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में पूरी रिवाइज कर। सही में टेस्ट होगा, हाँ, पता नहीं। टेस्ट होगा, बच्चे जाएंगे टेस्ट देने, नहीं जाएगा वो घर जाएगा। क्लास नहीं होगा। घर जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो पेज नंबर देखो, न्यू बुक में देखो क्या। अच्छा चलो अभी 10 मिनट और कराता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ता हूँ। क्या? चलो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 10, न्यू बुक में एग्जाम्पल 10। न्यू बुक का पेज नंबर 83। देखो इसमें गिवन है इसमें गिवन है एन एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम लोड। देखो देख लिए, मिल गया। एन एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। हाँ एग्जाम्पल है। अब न्यू बुक के अकॉर्डिंग है 5.10, एग्जाम्पल 10। एन एलिवेटर कैन कैरी, दिया हुआ है एन एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। एलिवेटर प्लस पैसेंजर्स इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। डिटरमाइन द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड बाय द मोटर टू एलिवेटर इन वाट एज वेल एज इन हॉर्स पावर। देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ। ऊपर की ओर एफ, जो स्ट्रिंग उसको पुल करेगा, नीचे की ओर एम जी लगा दिया। और बताओ नीचे का वो रहेंगे एक्ट कर रहे नहीं बताओ नीचे की ओर क्या लगेगा। बस ऊपर की ओर एफ जो स्ट्रिंग लगाएगा और नीचे की ओर एम जी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार थोड़ा रीड कर लो अच्छी तरह से, तब बताओ ये ठीक है। तुम भी रीड करो। सर मूव फॉरवर्ड के ऊपर की तरफ बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड लगेगा, नीचे या ऊपर? नीचे की ओर लगेगा। क्या लगेगा, क्यों? जो केबिन है वो कहीं मान लो कि बीच से स्लाइड कर रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे नहीं लगेगा। अब लगेगा कि नहीं लगेगा हमको मतलब नहीं है, जस्ट वो नीचे लगेगा, बस इसमें कहा जा रहा है। और कोई लगेगा फोर्स, बताओ यस और नो। नहीं लगेगा। इसका इक्वेशन लिखाओ। अगर सपोज करो कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए है तो इसका इक्वेशन लिखाओ। एफ माइनस एफ के माइनस एम जी इजकल टू एम इंटू ए लिख सकते हैं। और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो इस केस में एफ इजकल टू कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एफ के। तो एम जी है 1800 इंटू जी कितना ले, 10 या 9.8 देखना क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। चलो क्या 10 ही ले लेते हैं। और ये कितना है 4000। तो 22,000 न्यूटन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ऊपर स्ट्रिंग है वो कितना टेंशन फोर्स लगाएगा, तो 22,000 न्यूटन। ठीक है, तो पावर हमको निकालना है
तो पावर का फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखाया था, एफ into डॉट V एफ डॉट भी। तो एफ कितना है, अच्छा एफ इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन तो जीरो है, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो एफ भी कॉस जीरो, तो एफ तुम्हारा है 2.2 इंटू 10⁴ क्या होगा, 10⁴ इंटू स्पीड बताना कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड। इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 और 1, तो कितना हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁴। यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, यानी कि वाट, इसका होगा वाट और यही होता है जूल पर सेकेंड। याद रखना है, पावर का यूनिट डायमेंशन में तो लिखाया था। पहला स्टेप, ये स्टेप बता दो। अच्छा ये बताओ कि मान लो कि जैसे ये मान लो कि लिफ्ट है, इसमें पैसेंजर जो भी है लिफ्ट का वेट 1800 kg है, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हमने एफ दिया, नीचे की ओर क्या लगेगा, mg लगेगा और एफ के लगेगा। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फ्रिक्शनल अपोजिंग फोर्स जो है 4000 है। तो इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, लॉज ऑफ मोशन में इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, याद है, इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन में इक्वेशन हम कैसे लिखते थे। अच्छा सुनो, अगर मान लो कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए एफ इक्वल टू दिस प्लस दिस होना चाहिए, तो यही हमने लिखा है एफ इक्वल टू एम जी प्लस एफ के। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए। तो एफ एम जी इक्वल टू इतना और फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लिख दिया, तो जो टोटल फोर्स है उतना लग रहा है। तो हमको वर्क डन निकालना, हमको पावर निकालना है। तो पावर इक्वल टू कितना होता है, एफ डॉट भी, तो हमने कर दिया, इतना आ गया, ठीक है। और हॉर्स पावर में कैसे करेंगे, क्या रिलेशन होता है क्या? हॉर्स पावर में, हाँ कि क्या रिलेशन होता है हॉर्स पावर और जूल में, वाट में और जूल में, वाट में और हॉर्स पावर में। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, तुम बताओ, तुम क्यों हंस रहे हो बताओ। अच्छा इसमें जो भी है, इसमें 746 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करो, कैलकुलेटर से डिवाइड करो। इसमें से 4.4 4.4 नहीं, 4 उसको कर दो, जीरो कर दो, 44000, 44000 डिवाइडेड 746, 8.98। 59। तो ये होता है 1 HP, 1 HP इक्वल टू 746 वाट, ये होता है रिलेशन। तो इस हमने क्या किया, इसमें 746 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा HP में आ गया। तो देखो अब ऐसा है कि ये चैप्टर तो मैं अब कराऊंगा मंडे को सबसे पहले एक टेस्ट रखूंगा मैं, मंडे को संडे को उसका जैसा मंडे को मंडे को। स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहा है सर। तो
हम जब इसके क्वेश्चन कराएंगे तो इसका थ्योरी ही नहीं तुमको याद होगा, तो फिर क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? नहीं तो क्वेश्चन तो कराएंगे मंडे को ही हम। मंडे को क्या करेंगे? छुट्टी कर दें? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं। मंडे को एनसीईआरटी का आएगा। तो एनसीईआरटी कराएंगे, इससे पहले सबका थ्योरी रिवीजन होना चाहिए ना। थ्योरी का रिवीजन। हाँ थ्योरी, थ्योरी क्या? नहीं संडे को क्लास में रखूंगा। नहीं, संडे को तो क्लास रखूंगा ही। सर स्कूल में भी प्रैक्टिकल चल रहा है कंटिन्यू। अच्छा चलो, संडे को कल क्लास में नहीं रखता हूँ, ठीक हो गया? नहीं, संडे को नहीं रखता हूँ, ठीक है। लेकिन मंडे को जब आना है तो पूरा रिवाइज करके आना है चैप्टर को, जो जो कराया वो सब अच्छी तरह से रिवाइज करके आना है, ताकि जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊं तो तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है। और तुम रिकॉर्डिंग जरूर देख के आओगे कि हमने क्या किया उसमें। अगर कोई डिवाइड तुमको भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख के आओगी, अगर उसमें कोई डाउट्स हैं तो मार्क करके लाओगे कि हाँ इसमें डाउट्स है कैसे है, वो मैं कर क्लियर करा दूंगा, ठीक है।